स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है हमारा 2 राजनीति शास्त्र का। ठीक है, इतिहास भूगोल हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आज राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नेम है संघवाद और पार्ट है ये 1। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं जो चैप्टर हमारा है संघवाद। चलिए संघवाद के बारे में पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। हमको भारत के जो खाली नक्शा है उस पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शानी। आपको दिखाया गया है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा छत्तीसगढ़ और गोवा। तो सबसे पहले एक मैप आपको खरीदना है, 10 रुपीज का मिलेगा। उस मैप में आपको भारत का मैप खरीदना है और भारत के मैप में जितनी भी नदियां जहाँ पे हों, जितने भी शहर जहाँ पे हों और जितने भी राज्य जहाँ पे हों, वो आपको क्लियरली लर्न करना है। मतलब क्लियरली उसको भारत में नक्शे को कई बार भर के देखना है, तब आपको जो नक्शा होगा वो तैयार हो जाएगा। और वहीं पर जब हमें तैयार होगा तब हम इन शहरों को आराम से, मतलब इन जो हमारे राज्य हैं इनको आराम से वहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये भारत का नक्शा है। तो देखिए सिक्किम को यहाँ पे दर्शाया गया। सिक्किम यहाँ कहीं पे है, ये देख लीजिए, ये सिक्किम है। इस क्षेत्र पे ही सिक्किम आता है। तो यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है ये सिक्किम। तो छोटा सा हमारा सिक्किम है इधर ये। ठीक है, तो ये सिक्किम राज्य है। वहीं पे अगर हम देखेंगे मणिपुर की बात करें तो देखिए सिक्किम से इधर आने पर ये जो क्षेत्र है ये है मणिपुर का क्षेत्र। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मणिपुर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नीचे आएंगे तो देखिए जो नीचे का इधर ये पार्ट आता है ये आता है गोवा क्षेत्र के अंतर्गत। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? गोवा के अंतर्गत। और इधर जो हमारा है मणिपुर के इधर जब चलेंगे ये क्षेत्र में तो ये क्षेत्र जो पूरा हमारा है ये आता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम गोवा को प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को हमने प्रदर्शित कर दिया भारत के नक्शे में, और यहाँ पे हम मणिपुर को प्रदर्शित कर देते हैं, यहाँ पे सिक्किम को। तो इस तरह से आपको भारत का जो नक्शा है वो बनाना होगा। ये भारत का नक्शा है, देख लीजिए। भारत का नक्शा आपको बना के कई बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आप 10 रुपीज का जो मिलता है मैप उसे ले लीजिए। वहीं से आपको सारी नदियां तैयार करनी है, सारा राज्य जहाँ जहाँ पे होंगे वो तैयार करना है। पूरा मैप आपको अच्छे से तैयार करना होगा। जब आपको मैप अच्छे से तैयार हो जाएगा तब आपको ये जो भारत का नक्शा है इसमें आपको भरने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनको मैप पे दर्शाना था, मतलब नक्शे पे दर्शाना था। उसके बाद में हम थोड़ी सी इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। तो देखिए अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो हमारा राज्य है ये भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है तथा इसकी सीमा जो है वो म्यांमार देश की सीमा से मिलती है। इसकी सीमा म्यांमार देश की सीमा से मिलती है। दूसरी अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आता है यह नेपाल तथा भूटान के बीच भारत का एक राज्य है। इसे बौद्ध लोगों के मठों का राज्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बौद्ध लोगों के मठों का राज्य भी कहा जाता है। आगे हमारा है छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये मध्य भारत में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ यह मध्य भारत में स्थित है। इससे मध्य प्रदेश को विभाजित कर बनाया गया है। क्या किया गया है? ये मध्य भारत में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश जो था हमारा उसको विभाजित करके बनाया गया है। अगर वहीं पे गोवा की बात करें तो यह भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच स्थित राज्य है। जो गोवा है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और कर्नाटक और महाराष्ट्र की बीच स्थित ये हमारा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जरूर से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्व के खाली राजनीतिक, ठीक है, मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं।
और उनके नक्शे को रंग से भरें। ठीक है, क्या बताया गया है कि विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन और 3 देशों की अवस्थिति बताएं। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरना है हमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम संसार की बात करें तो संसार में कुल देश जो हैं वो हैं 192। ठीक है, संसार में जो अगर कुल देशों की बात करें तो संसार में जो कुल देश है हमारे पास, ठीक है, वो कितने हैं? कुल देश हैं 192, जिसमें से 25 देशों में संघीय शासन है। कैसा शासन है? संघीय शासन। ठीक है, तो 25 देशों में संघीय शासन है और भारत में भारत के अतिरिक्त, ठीक है, संघीय शासन वाले जो मुख्य देश हैं वो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कौन है? ब्राजील। ठीक है, और एक कौन है? अर्जेंटीना। ये देख लीजिए, अर्जेंटीना। ठीक है, इनको सभी को मैप में दर्शाया गया है। तो ये भारत का, ये पूरा विश्व का मैप है हमारा। देखिए यहाँ पे ये है कनाडा, यहाँ पे ये अमेरिका आपको दिखाई पड़ रहा है, इधर ये क्षेत्र में ब्राजील है, ये है हमारा अर्जेंटीना और ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ये है रूस। तो इस तरह से सभी राष्ट्र हैं और सभी जो राष्ट्र हैं वो कैसे हैं? तो सभी में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। पहले हम सामान्य चर्चा करेंगे। तो सामान्य में अगर बात करें तो भारत और बेल्जियम दोनों संघीय लोकतंत्र हैं। दोनों कैसे हैं? संघीय लोकतंत्र है। यहाँ संविधान द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार में शक्तियों का विभाजन है। अगर इसमें असमानता की बात करें तो भारतीय संघ में कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार हैं। यहाँ तक कि इस राज्य का अपना संविधान है, जबकि बेल्जियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये है समानता और इसमें असमानता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण देके हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए शासन के जो संघीय और एकात्मक स्वरूप हैं उनमें मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए एक तंत्री व्यवस्था की सरकार में अगर बात करें तो एक तंत्री व्यवस्था की सरकार में या तो एक ही स्तर पर कार्य करने वाली सरकार होती है या केंद्र सरकार के अधीन कुछ इकाइयां होती हैं। ठीक है, या तो एक ही स्तर पर कार्य करने वाली सरकार होती है या तो केंद्र सरकार के अधीन कुछ इकाइयां होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश भी दे सकती है। जो केंद्र सरकार है वो प्रांतीय मतलब राज्य सरकार को क्या कर सकती है? आदेश भी दे सकती है। जबकि संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो देख लीजिए प्रांतीय और राज्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो ठीक है, प्रांतीय सरकार को आदेश भी दे सकती है, जबकि संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती है। अगर एक तंत्री व्यवस्था होती है तो वहां पे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार बोले या राज्य सरकार एक ही बात है, राज्य सरकार को तो आदेश दे सकती है, लेकिन अगर जबकि संघीय प्रणाली अगर हो गई तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास
अपनी कुछ शक्तियां होती हैं जिनके लिए वो केंद्र सरकार के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि ये दोनों सरकारें देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो 1992 की अगर बात करें तो 1992 के संविधान संशोधन से पहले राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य नहीं था कि वो अपने राज्य की स्थानीय सरकार संबंधी निकायों का ठीक समय पर चुनाव नियमित रूप से कराएं, लेकिन अब यह अनिवार्य हो गया है। नंबर 2 की बात करें तो 1992 से पहले सभी राज्यों में स्थानीय सरकारों की निकायों में औरतों के लिए स्थान आरक्षित नहीं थे, जबकि 1992 के संशोधन के बाद स्थानीय सरकार निकायों में महिलाओं के लिए कुछ स्थानों का 1/3 स्थानों का आरक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, स्थानीय सरकार निकायों में महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 स्थानों का आरक्षित होना क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन अगर आप 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे भाषा दी गई है, उसके बीच में किस तरह का वो है, मतलब किस तरह से जो लैंग्वेज यहाँ पे फिट होगी वह यहाँ पे भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है चूंकि अमेरिका तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत फिर खालिस्तान है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली फिर खालिस्तान की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। अगर बात करें तो चूंकि अमेरिका जो है वो एक तंत्रीय प्रकार का संघ है। कैसा सरकार है, एक तंत्रीय प्रकार का संघ है, एक तंत्रीय प्रकार का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। वहाँ क्या है, सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत की संघीय प्रणाली कैसी है, संघ की है। तो यहाँ पे संघ भरना था और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको एक तंत्री बनना था, यहाँ आपको शक्तिशाली बनना था, यहाँ आपको संघ बनना था। ठीक है, तो रिक्त स्थान हमारा वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। देख लीजिए इसको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। आपसे कहा गया है कि इनसे आपको छांटना है जो नीचे दिए गए रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह। ठीक है, इनमें आपको कौन संघीय सूची के अंतर्गत आता है, कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इन सब से आपको इनको छांटना है। देखिए संघीय सूची का मतलब होता है, यहाँ पे सूची भी बनी है, संघीय सूची का मतलब होता है जो केंद्र के अंतर्गत आए। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र के मुख्य। राज्य के अंतर्गत कौन आता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के अंतर्गत। और राज्य सूची उसे बोलते हैं। समवर्ती सूची का मीन्स होता है जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों उसमें काम करती हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों काम करें तो उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची की बात करें तो संघ सूची जो केंद्र के अंतर्गत आता है उसमें रक्षा, संचार, बैंकिंग, मतलब रक्षा, संचार और बैंकिंग जो आता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर बात करें पुलिस की, पुलिस
तो कृषि की, व्यापार की, वाणिज्य की और सिंचाई, तो ये सिर्फ राज्य के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा, वन और विवाह, ये राज्य सूची और केंद्र सूची मतलब संघ सूची दोनों के अंतर्गत आता है, जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी थोड़ी छोटी ही होगी, यहीं से हमारी जो क्लास होती है आज की वो होती है फिनिश। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट पे हम करेंगे कुछ दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आज हमने किए हैं कुछ, और हम लघु उत्तरी क्वेश्चन अगली क्लास पे करेंगे। ये दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी मिक्स भी होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे और कुछ इसी में बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी भी करने हैं हमको, तो चलिए उनको भी करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, यहीं से हमारी क्या होती है क्लास होती है एंड।